थैंक्स फॉर ट्यूनिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था एचएसएससी द्वारा लिया गया था उसके हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पार्ट 2 कर रहे हैं आज, जिसमें 10 क्वेश्चंस आगे के हम डिटेल्ड उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो 61 से 50 to 60 हमने कर लिया, तब 61 से हम स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन आर्मेचर कंट्रोल मेथड बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड डीसी मोटर इज डायरेक्टली, अब स्पीड क्या होती है आपकी? स्पीड आपकी डिपेंड करती है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। ये आपकी स्पीड होती है डीसी मोटर की, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? बैक ईएमएफ के, बैक ईएमएफ के। ओके, अब आपका बैक ईएमएफ क्या होता है आपको वो भी पता होना चाहिए। बैक ईएमएफ होता है आपका EB इज इक्वल टू V माइनस IARA। अब यहाँ पर V क्या है? सप्लाई वोल्टेज, आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, तो ये सब हम पता चल गया कि स्पीड जो होती है हमारी डीसी मोटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बैक ईएमएफ के, और जो बैक ईएमएफ होती है वो होती है सप्लाई वोल्टेज माइनस IARA आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्लियर है सब? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ, आप सबको पता है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक वाइंडिंग होती है ओनली। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यदि हम सर्किट डायग्राम बनाए तो किस हिसाब से होगा वो? यदि मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल बना लेता हूं, ओके, एंड यहीं पे आपकी इसकी टैपिंग निकली होती है लोड के लिए। ओके, ये आपकी होगी इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी, और दिस इज प्राइमरी। ठीक है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ये आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया। आपका ये आपका क्या हो गया? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये आपका हो गया ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसमें सिंगल वाइंडिंग होगी, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी में बीच में ही टैप करके सेकेंडरी वाइंडिंग निकाली जाती है। बेसिकली यदि आप मतलब कहाँ पे यूज करोगे इसको? स्टार्टिंग में, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में यदि यूज करना है, जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को वेरी कराना है, वोल्टेज को वेरी कराना है, या फिर आप एक चीज ध्यान है, आप इसमें मतलब स्टेप अप के लिए यूज नहीं कर सकते इसको, ओनली स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर को, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या क्या है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के? यदि हम एडवांटेज की बात करें तो नंबर 1 तो फर्स्ट क्या है? एक तो कॉपर की सेविंग होती है इसमें। नंबर फर्स्ट क्या है आपका? कॉपर की सेविंग होती है भाई। दो वाइंडिंग, यदि हम दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से कंपैरिजन करें तो इसमें सिंगल वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग से दोनों टैप कर रखे हैं ना। कॉपर की सेविंग होती है, कॉपर की सेविंग होगी, यदि कॉपर कम होगा तो लॉजिकली चीज है कि आपका कॉपर लॉस भी कम होंगे, ठीक है। तो इसमें लॉस भी आपके कम होंगे, कोर लॉस कम होंगे और कॉपर लॉस भी आपके कम होंगे इन कंपैरिजन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, अदर ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की डिटेल डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर इज, जो फंक्शन होता है कम्यूटेटर का इन डीसी जनरेटर, ये आंसर इन्होंने गलत लगा रखा है यहाँ पे, टू कलेक्ट द करंट जनरेटेड इन, ये काम होता है ब्रश का। ये किसका काम होता है? ब्रश का। ओके, ये काम होता है आपका ब्रश का। भाई जो कलेक्ट करते हैं करंट को जनरेटेड इन आर्मेचर वो करता है ब्रश, और जो कम्यूटेटर का क्या काम होता है? टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अब आपका यदि आपका डीसी जनरेटर है, जो अंदर ईएमएफ जो आपका करंट इंड्यूस होगा वो हमेशा अल्टरनेटिंग होगा, वो आपका हमेशा अल्टरनेटिंग होगा, नेचर में एसी होगा। अब यदि आपका जनरेटर डीसी है तो आपको उसको डीसी में कन्वर्ट करना है, तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या आप लगाते हो? उसमें कम्यूटेटर लगाते हो, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है? तो इसका आंसर आपका ये आएगा,
टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, ये आंसर गलत है। ये ब्रश करते हैं कलेक्ट कर करंट को। यदि अब सपोज करो, ये तो जनरेटर का पूछा, यदि मोटर होती तो मोटर के केस में कन्वर्ट कम्यूटेटर क्या करता है, उल्टा रिवर्स करेगा, डीसी को एसी में, क्योंकि डीसी देंगे हम, डीसी मोटर है तो उसको एसी में कन्वर्ट करेगा आपका कम्यूटेटर, डीसी को एसी में, डीसी को एसी में क्या कन्वर्ट करेगा आपका कम्यूटेटर। ठीक है, अब ब्रश क्या करेंगे, इन केस ऑफ डीसी सप्लाई देंगे, ओके सप्लाई देंगे, और उसके केस में क्या करेंगे, करंट को कलेक्ट करेंगे आर्मेचर से। ठीक है, ब्रश, ये काम है आपका ब्रश का, टू सप्लाई करंट और या कलेक्ट करंट, ये काम होता है ब्रश का। तो ये आंसर इन्होंने यहाँ पर गलत दिया है, तो इसका ये आएगा टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर हैज 2500 turns of wire on its primary coil and 1500 turns of wire of its secondary coil. If 200 volt RMS is applied to the primary winding of the same transformer, what will be the resulting secondary voltage? बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब इलेक्ट्रिशियन लेवल के लिए बहुत ही बेस्ट है, और ये आने भी चाहिए हर एक को ना। तो इसमें क्या है, आप सबको पता है, यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का फॉर्मूला लगाएं तो उसमें हम देखते हैं कि आपका V2 डिवाइड बाई V1, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। एक मिनट, 1 मिनट, V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 इक्वल टू I1 बाई I2। ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मर का रेशो का, यदि आप बात करोगे। ओके, अब आपको देखो क्या क्या गिवन है इसमें। अब आपको इसने क्या दे दिया, 2500 टर्न दे दी प्राइमरी वाइंडिंग की, और सेकेंडरी की दे दी आपको ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज वायर ऑन इट्स प्राइमरी, एंड 1500 दे दी आपको सेकेंडरी की, और आरएमएस अप्लाइड मतलब प्राइमरी की आपको वोल्टेज दे दी। तो सिंपल सी चीज है, आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले भाई अब आप ये फॉर्मूला आपने देख ही लिया है, अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे। यदि अब आपको इन्होंने N2 दे दिया, N2 कितना है आपका 2500, ओके, डिवाइड बाय N1, N1 कितना है आपका 1500, इक्वल टू V2, V2 आपको फाइंड करना है। अभी यही पूछ रहे हैं ना, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग सेकेंडरी वोल्टेज, V2 इज द सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, ये सेकेंडरी टर्न, दिस इज प्राइमरी टर्न, दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज एंड दिस इज प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज कितनी दी है इसने, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। अब आप इसको जब सोल्यूशन करोगे तो आप कैसे करोगे इसका, अब आप इसको सिंपल, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं हम। अब आप यहाँ पर 2500 इंटू 200 और डिवाइड में आपके क्या रह जाएगा 1500। ठीक है, 1500 इक्वल टू ये आपकी सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगी। जब आप इसको कट करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 15 आपका, आप ऐसा करो इसको, ये 2 से 2 काट दो, अब 15 से आपका जब 2500 के काटोगे तो 15 आपका से डायरेक्ट जाएगा 60 पे। ओके, 60 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 120 वोल्ट। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, है ना। समझ में आ गया ना आपको। 2500 इंटू 200 डिवाइड बाई 1500, ये कट गया आपका, 15 को 2500 से काटोगे तो 60 आएगा, 15 चिकट है ना 250 हो गया। ठीक है, तो 60 आएगा, 60 इंटू 120, 120 हो गया आपका, सिंपल। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is the cross sectional area of current transformer is made large? हम cross sectional जो CT होती है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बड़ा क्यों बढ़ाते हैं, टू रिड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कम करने के लिए हम उसके एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आपको करंट सिटी, करंट ट्रांसफॉर्मर पता होना चाहिए कि सिटी आपकी होती क्या है। सिटी आप यूज करते हो मेजरमेंट के लिए, जहां पर आपको सपोज करो 11 kV लाइन पे या 33 kV लाइन पे या 66 kV लाइन पे आपको करंट का मेजरमेंट करना हो,
सपोज करो आपकी एक 11 केवी की लाइन जा रही है, यदि आपको इसमें करंट का मेजरमेंट करना है तो आप इसमें ऐसे करोगे, ठीक है, ये आपकी सीटी लगती है ऐसे। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो सीटी होती है, सीटी की सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं करते, सीटी की सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं किया जाता। रीजन इज दैट यदि यहाँ पर 11 केवी है और सीटी हमेशा सीटी एज ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, मींस वोल्टेज आप हमेशा स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे बोलते हो, स्टेप अप और स्टेप डाउन बोला जाता है वोल्टेज को रेफरेंस लेके, वोल्टेज को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ठीक है। तो अब सीटी आप यूज करते हो करंट को कम करने के लिए। करंट को कब कम करेंगे, जब आपकी वोल्टेज बढ़ेगी। वोल्टेज कम बढ़ेगी जब आप नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी में ज्यादा रखोगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी में ज्यादा रखोगे। अब यहाँ पर आपकी ऑलरेडी प्राइमरी में 11 केवी है, सेकेंडरी में आपकी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो मींस यहाँ पर आपकी 11 केवी से भी ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगी सेकेंडरी में। यदि आपने इसकी सेकेंडरी को ओपन कर दिया तो यहाँ पर, और ये 2.5 mm की वायर यूज करते हो आप, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग होती है, कंट्रोल वायरिंग जो मेजरमेंट के लिए आप यूज करते हो, मेजरमेंट के लिए जिसमें आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड होते हैं, रिलेज कनेक्टेड होती हैं, तो इसलिए इसको हम ओपन नहीं करते इसमें 11 के। यदि इसको हमने ओपन कर दिया तो इसलिए हम इसको शॉर्ट रखते हैं थ्रू एमीटर और या आपका एनर्जी मीटर या वो जिस भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके थ्रू। अदरवाइज जैसे इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पर हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी 11 केवी से भी ज्यादा। यदि 33 केवी लग रही है तो 33 केवी से ज्यादा, 66 केवी लग रही है तो 66 केवी से ज्यादा। ओके, तो सीटी का एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 200 वोल्ट डीसी मोटर ड्रॉज एन आर्मेचर करंट ऑफ 25 एम्पियर, इट्स आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.8 ओम, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मोटर विल बी। इससे इजी न्यूमेरिकल्स और आप पे क्या आएगा। अब आपको सिंपल सी चीज पता है कि बैक ईएमएफ, अब आपको क्या करा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ, बात एक ही होती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा बैक ईएमएफ होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, EB इज इक्वल टू V सप्लाई वोल्टेज माइनस IARA, ठीक है। अब आपका ये है बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये है आपकी सप्लाई वोल्टेज, ये है आपका आर्मेचर करंट और ये है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब इसने आपको क्या दे दी, 200 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज दे दी, ओके, आर्मेचर करंट भी दे दिया 25 इनटू आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस भी दे दिया। बताओ, इसमें सारी चीजें की बना, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपका 200 इन माइनस 25 को जब आप 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 20, है ना। 25 को जब 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा ना, 25 200 एक दशमलव लगा दो तो 20 आ जाएगा। तो 200 माइनस 20 कितना हो गया आपका 180। बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। तो 180, तो आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए कि बैक ईएमएफ क्या होती है, EB इज इक्वल टू V माइनस IARA, ठीक है। तो 180 180 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among us the following is a liquid fuel। अब लिक्विड फ्यूल पूछा, बिल्कुल सिंपल है भाई। CNG आपका गैस है, LPG आपकी गैस है, कोयला आपका सॉलिड है, गैसोलीन जिसको आप पेट्रोलियम भी बोलते हो, पेट्रोल ये क्या है आपका लिक्विड है, ये आपका क्या है लिक्विड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 69 की तरफ। थर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट्स, थर्मल पावर प्लांट क्या कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी, अब ये देख रहे हो आप, जेई के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जेई के लिए क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसका ये ऑफिशियल पेपर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2019, कैटेगरी नंबर 1 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। अब उसमें थर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर चिंटू बोलता है कि मेरा जेई में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे होगा चिंटू जब इतने आसान क्वेश्चन भी छोड़ के आएगा। थर्मल पावर प्लांट है ना। अब फिगर शोन्स अस रिप्रेजेंट विच इक्विपमेंट यूज्ड इन सबस्टेशंस। अब आपको ये सिंबल दे दिया, कह रहे हैं कि ये अबव रिप्रेजेंट विच इक्विपमेंट यूज्ड इन सबस्टेशन। तो ये किस में यूज किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर के सिंबल यूज किया जाता है। यदि आपके पास वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए पूछ ले तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सिंबल आपका क्या होता है, सिंपल होता है आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सिंबल, दिस इज वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सिंबल, ठीक है।
आपका वोल्टेज का हो गया। पावर ट्रांसफार्मर का यदि आपसे पूछ लें तो ये आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया। गुड, ये आपका हो गया वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये आपका पावर ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का आपका ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। सर्किट ब्रेकर का यदि आपसे पूछ लें तो ये सर्किट ब्रेकर का, बहुत इजी क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये है आपका सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। सर्किट ब्रेकर का आपको यदि एक दो और कराऊँ मैं, मतलब सिंबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल के, इजी से देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टफ आएंगे, आते भी नहीं है इसमें पेपर में। यदि आएंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रिशियन कौन है आपका या एलएम कौन है, उसमें ज़्यादा टफ पूछने वाला भी नहीं है। यदि हम ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड का आपका होगा, ठीक है, ये सिंबल। यदि बैटरी की बात करें, बैटरी के लिए आपको होगा ये सिंबल। लाइटनिंग अरेस्टर की बात करें तो लाइटनिंग अरेस्टर का होगा आपका ये सिंबल, ठीक है भाई। ग्राउंड का हो गया, ग्राउंड का हो गया आपका, बैटरी का हो गया, बैटरी का हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर का आपका हो गया। आइसोलेटर की यदि हम बात करें, आइसोलेटर की यदि हम बात करें, ठीक है। और अब हमने 10 क्वेश्चन इसमें 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपका कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट्स करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा कमेंट्स में। और आप आगे ये वीडियो ऐसे टॉपिक पर चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एंड प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।